हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। हाय फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पर सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है आवर्त सारणी वाला। इसके बाद में अपन थोड़ा सा और इनऑर्गेनिक को गैप देते हुए ऑर्गेनिक का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जीओसी है, यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होती है उसी का अपने को पॉइंट स्टार्ट करना है। आइए बेटा, जीओसी देखिए बेटा, ये 11th की चैप्टर नंबर आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर ही है। आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में ही है बेटा आपका पॉइंट्स यहाँ पर कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणा के नाम से यहाँ पर, जिसको हम शॉर्ट रूप में किस रूप में लेते हैं बेटा, जीओसी के रूप में। आइए बेटा देखिए, यहाँ पर जनरल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक और रसायन। यहाँ है आपके पास कार्बनिक रसायन। देखिए बेटा, कार्बनिक रसायन का जो जन्मदाता है, यहाँ पर जो जनक है वो होता है बेटा बर्जीलियस। जो जीओसी है यहाँ पर ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका जनक यहाँ पर कौन होता है बेटा, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ही सर्वप्रथम यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया था, और एक्सप्लेन के रूप में यहाँ पर इन्होंने लिया था जैव शक्ति सिद्धांत। क्या लिया था बेटा यहाँ पर, जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस ने यहाँ पर, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कहते हैं बेटा, जनक, फादर कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर सर्वप्रथम क्या दिया था बेटा, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है बेटा यहाँ पर, कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण केवल और केवल जीवों के अंतर्गत ही हो सकता है। हम बाहरी जो प्रयोगशाला है उसमें कृत्रिम रूप से यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण नहीं कर सकते। केवल यहाँ पर गॉड के द्वारा ये गिफ्ट किसको दिया गया है बेटा, यहाँ पर जीवों को दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर बर्जीलियस ने क्या कहा कि ये जो आपके पास कार्बनिक यौगिक है, इनका केवल और केवल संश्लेषण, इनका फॉर्मेशन, इनका निर्माण कहाँ होता है बेटा, यहाँ पर जीवों के अंतर्गत होता है, जिसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से। क्या कहा आपने यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किसके अंतर्गत होता है बेटा, यहाँ पर केवल और केवल जीवों के अंतर्गत होता है। इसीलिए यहाँ पर किस नाम से जाना गया बेटा, जैव शक्ति नाम से। लेकिन देखिए यहाँ पर इसके आगे आपके पास एक साइंटिस्ट आते हैं, फ्रेडरिक वोहलर। कौन आते हैं बेटा यहाँ पर, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हम ये माने कि प्रयोगशाला में यहाँ पर नींव रखी थी। फ्रेडरिक वोहलर जो है यहाँ पर, फ्रेडरिक वोहलर ने ही प्रयोगशाला में यहाँ पर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिकों का यहाँ पर क्या रखा था, नींव रखा था, स्टार्ट किया था यहाँ पर। जिसमें देखिए यहाँ पर फ्रेडरिक वॉलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक पदार्थ निर्मित किया था, कार्बनिक पदार्थ, और वो कार्बनिक पदार्थ कौन सा था बेटा, यहाँ पर यूरिया। ये सबसे पहले संश्लेषित, सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यहाँ पर कौन सा था बेटा, यूरिया। कौन सा था बेटा यहाँ पर, यूरिया, जिसको यहाँ पर फॉर्मेट किया गया था अमोनियम साइनेट के द्वारा। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा यहाँ पर
NH2C डबल बॉन्ड ONH2 कुछ इस प्रकार से रीअरेंज होता है और एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण करता है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है बेटा? यूरिया। क्लियर है यहाँ पर? इसके आगे देखिए यहाँ पर और भी कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया गया था, जैसे मार्श गैस मीथेन का यहाँ पर संश्लेषण किया गया, मार्श गैस मीथेन का यहाँ पर संश्लेषण किया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड का यहाँ पर संश्लेषण किया गया कोलंबे द्वारा यहाँ पर एसिटिक एसिड का प्रयोगशाला में क्या किया गया बेटा? संश्लेषण किया गया। कुल मिलाकर के ये बात है कि बेटा जो चीज बर्जीलियस ने कही कि केवल और केवल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवों में हो सकता है, उसी को नकारते हुए यहाँ पर फ्रेडरिक वॉलन ने ये सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में भी क्या किया जा सकता है बेटा? संश्लेषण किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अब बात ये आती है कि आपके पास यहाँ पर कार्बनिक यौगिक होते क्या है, कौन कौन सी प्रकृति इनकी होती है, कौन से गुण इनके होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, कैसे इनका संश्लेषण होता है, ये सारी कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। देखिए बेटा, आप कह रहे हो कार्बनिक यौगिक, यानी इन यौगिकों का निर्माण ऑब्वियसली है किस तत्व से हुआ है बेटा? कार्बन से। किस तत्व से हुआ है बेटा? कार्बन से। कार्बन जो आपकी पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 6 पर आता है, परमाणु क्रमांक कितने पे आता है बेटा? 6 पे आता है। कितने पे आता है बेटा? 6 पे आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा हीलियम 2 2s2 2p2। यानी इस कोश में, सेकंड कोश में यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसकी संयोजकता हम माने यहाँ पर, तो वो संयोजकता कितनी होती है बेटा? यहाँ पर 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी संयोजकता कितनी पाई जाती है? 4। अर्थात ये 4 सह संयोजक आबंधों का निर्माण करता है। 4 सह संयोजक आबंधों का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। देखिए बेटा, क्या कहा आपने यहाँ पर कि कार्बन जो पीरियोडिक टेबल की परमाणु क्रमांक कहाँ से आता है बेटा? 6 से। जहां आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम 2 2s2 2p2। उसके बाद में इसकी संयोजकता, इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। जिसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये कितने सहसंयोजक आबंध बनाता है बेटा? 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब देखिए, यही 4 सहसंयोजक आबंध यहाँ पर कार्बन किस प्रकार से बना सकता है? तो देखिए यहाँ पर आपने कहा कि हो सकता है ये कार्बन केवल क्या बनाए? यहाँ पर 4 एकल आबंध। क्या बनाए? केवल यहाँ पर ये 4 एकल आबंध बनाए। हो सकता है यहाँ पर ये 2 एकल आबंध बनाए और यहाँ पर 1
द्विआबंध निर्मित करे। दो तो क्या हो इसके पास यहाँ पर एकल आबंध और एक क्या हो इसके पास द्विआबंध। चार एकल आबंध को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लीजिए, ये चार एकल सहसंयोजक आबंध यहाँ पर कार्बन निर्मित कर रहा है। दो एकल और एक द्विआबंध को ऐसे दर्शा सकते हैं, ये दो कार्बन है मान लेते हैं, इन दोनों के पास यहाँ पर ये दो क्या है एकल एकल आबंध अकेले अकेले है और एक क्या है बेटा यहाँ पर द्विआबंध। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पर कि एक क्या हो एकल आबंध, एकल आबंध, और एक क्या हो बेटा यहाँ पर द्विआबंध, क्या हो बेटा यहाँ पर द्विआबंध। ये दो कार्बन है, इनके बीच ये एक क्या है बेटा त्रिआबंध और ये एक एक इनके पास क्या है बेटा एकल आबंध। क्लियर है? हो सकता है यहाँ पर दो द्विआबंध हो, दो क्या हो बेटा द्विआबंध, दो क्या हो यहाँ पर द्विआबंध। कुछ इस प्रकार से देखें, ठीक है। इस कार्बन के पास यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है बेटा यहाँ पर दो द्विआबंध। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें तो इसके पास एक एकल और एक त्रिआबंध। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास दो एकल आबंध है और एक द्विआबंध है और इस कार्बन के पास यहाँ पर चारों क्या है एकल आबंध। इस प्रकार यहाँ पर कार्बन चार सहसंयोजक आबंधों का क्या करता है बेटा निर्माण करता है। चारों एकल के रूप में हो सकते हैं, द्विआबंध के रूप में हो सकते हैं, त्रिआबंध के रूप में यहाँ पर पाए जा सकते हैं। अब देखिए बेटा आपने यहाँ पर इन एग्जाम्पल में देखा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर इस कार्बन में एक विशेष गुण ये होता है कि ये एक श्रृंखलन प्रवृत्ति दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा ये श्रृंखलन प्रवृत्ति। श्रृंखलन प्रवृत्ति का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके यहाँ पर लंबी लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का ये निर्माण करते हैं। विशेष गुण है यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के फॉर्मेशन में कि यहाँ पर कार्बन जो है इस कार्बन में एक अद्वितीय गुण पाया जा रहा है, वो क्या है बेटा यहाँ पर श्रृंखलन प्रवृत्ति, अर्थात एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का क्या करता है यहाँ पर निर्माण करता है। किसके द्वारा जुड़ के बेटा सहसंयोजक आबंधों के द्वारा जुड़ करके। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि इस कार्बन के पास यहाँ पर कितने सहसंयोजक आबंध निर्मित हो रहे हैं बेटा, चार सहसंयोजक आबंध निर्मित हो रहे हैं, यानी ये चतुष्बंधीय यौगिक है। क्या है बेटा यहाँ पर चतुष्बंधीय यौगिक, चतुष्बंध के रूप में यहाँ पर पाया जा रहा है। जहां ये चतुष्बंध अगर चारों ही एकल के रूप में है तो वो पाए जाते हैं बेटा चतुष्फलक के रूप में। किस रूप में बेटा यहाँ पर चतुष्फलक के रूप में। यदि चारों ही क्या है एकल आबंध है तो वो चतुष्फलक के रूप में होंगे। यदि आपके पास एक द्वि और दो एकल आबंध है तो वो यहाँ पर समतल त्रिकोणीय रूप में होंगे। समतल किस रूप में बेटा त्रिकोणीय रूप में होंगे। मैंने कहा यहाँ पर एक त्रि और एक एकल है तो वो रेखीय रूप में होगा, और दो यहाँ पर आपके पास क्या है द्विआबंध है तो वो भी किस रूप में होगा बेटा यहाँ पर रेखीय रूप में। यानी यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक इस कार्बन के चार आबंधों के बनने की पोजीशन के आधार पर ये चतुष्फलक के रूप में हो सकते हैं, समतल त्रिकोण के रूप में हो सकते हैं, या फिर रेखीय संरचना के रूप में पाए जा सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पर?
ये तो आपके पास यहाँ पर इस कार्बन की क्या थी, यहाँ पर प्रवृत्ति क्या बनाने की बेटा, कार्बनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। अब इसी कार्बनिक यौगिकों में हम यहाँ पर मोस्टली क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन के साथ साथ हम कार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पर कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने हुए हो। कौन से, यहाँ पर ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हो, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। अब किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो डिपेंड करेगा बेटा यहाँ पर किस पे, एकल आबंध पे या द्विआबंध पे या इनके त्रिआबंध पे, आबंध की स्थिति के आधार पर। यदि कार्बन से 4 एकल आबंध जुड़े हुए हैं तो समझ लेना बेटा यहाँ पर लगभग उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही कहा कि 2 एकल आबंध और एक द्विआबंध है तो 2 एकल आबंध से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। अगर आपके पास एक एकल आबंध है तो उससे यहाँ पर एक त्रिआबंध है तो उसमें एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। और यदि मैंने कहा 2 द्विआबंध है तो उससे कोई प्रकार का हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ये यहाँ पर जुड़ने वाले इस हाइड्रोजन की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, कि ये कार्बन यहाँ पर किस प्रकार के आबंध का निर्माण कर रहा है। आई चीज समझ में, यानी कार्बन की जो शेष संयोजकता है आबंध बनाने के बाद में, वो संयोजकता किसके द्वारा पूरी तो हो जाती है बेटा, हाइड्रोजन के द्वारा। जैसे एकल आबंध में 4 के द्वारा, 2 एकल एक द्वि में आपने बताया 2 के द्वारा, एक एकल आबंध और एक त्रि में 1 हाइड्रोजन के द्वारा, और 2 द्विआबंध में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, उसकी संयोजकता पहले से कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब इसी पॉइंट को हम आगे पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या है, बने हुए यौगिक हैं। तो इन हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को हम सूत्र के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इन हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ इस ब्लैक बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के बेटा यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टाइप से है। चलें यहाँ पे आइए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स को दर्शाने के सूत्र। हाइड्रोकार्बन या फिर मुख्यतः अपन क्या ले सकते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिक को दर्शाने के सूत्र, दर्शाने के सूत्र किस किस प्रकार ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आइए बेटा यहाँ पे पहला हम लेते हैं यहाँ पर पूर्ण संघनित सूत्र। क्या लेते हैं पहला यहाँ पर, पूर्ण संघनित सूत्र। पूर्ण संघनित सूत्र में हम यहाँ पर आणविक सूत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको बेटा, यहाँ पर आणविक सूत्र को। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एथेन, तो एथेन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H6। तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पर पूर्ण संघनित सूत्र। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर केवल संघनित सूत्र। क्या लेते हैं, संघनित सूत्र। देखिए संघनित सूत्र में हम प्रत्येक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम यहाँ पर साथ साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूर्ण
संगणित सूत्र में तो आपने अलग से कार्बन को, अलग से हाइड्रोजन की संख्या को दर्शा दिया, किस फॉर्म में बेटा, आणविक सूत्र की फॉर्म में। उसके बाद आपने क्या लिया, संगणित सूत्र। संगणित सूत्र में हम प्रत्येक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसी एथेन के सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आगे दूसरा कार्बन है, उससे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। तो इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, संघनित सूत्र। ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं यहां पर आबंध रेखा सूत्र। क्या लेते हैं बेटा, आबंध रेखा सूत्र। देखिए इस आबंध रेखा सूत्र में हम कार्बन व कार्बन के मध्य के, कार्बन व कार्बन के मध्य के आबंध को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन और कार्बन के मध्य आबंध को हम यहाँ पर एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा बेटा, यहाँ पर इस प्रकार की एक रेखा के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये आपका CH3, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 समूह के द्वारा। ऐसी समझ में यहाँ पर, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के इस बीच वाले आबंध को आपने दर्शाया कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक एकल आबंध यहाँ पर उपस्थित है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं एथीन का। एथीन में 2 कार्बन के बीच क्या होता है बेटा, एक द्वि। इस प्रकार आप आबंध को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, आबंध रेखा सूत्र। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र पे, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में देखिए बेटा, हम हाइड्रोजन वाले आबंध को भी कार्बन के आबंध के साथ साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। किसको बेटा, यहाँ पर कि कार्बन कार्बन वाले को तो आप प्रदर्शित कर रहे हो, इसके साथ साथ हम हाइड्रोजन वाले आबंध को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये लीजिए आपने पहले ये तो दर्शा दिया, अब हाइड्रोजन को भी हम एकल आबंध से जोड़ करके दर्शाएंगे कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं, ऐसे ही इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। आई चीज समझ में, तो इसे अपन क्या कहेंगे, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ऐसे ही यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच 2 आबंध हैं और प्रत्येक कार्बन से 2 क्या जुड़े हुए हैं बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इन दोनों हाइड्रोजन को भी आपने आबंध से प्रदर्शित किया, तो इसे अपन बोलेंगे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर केवल आबंध रेखा सूत्र। केवल आबंध रेखा सूत्र। देखिए इस फॉर्मूले में हम न तो कार्बन को दर्शाते हैं न ही हाइड्रोजन को दर्शाते हैं, केवल उनके मध्य पाए जाने वाले, और कौन से बेटा, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में पाए जाने वाले यहाँ पर आबंधों को हम एक जिगजैग रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। इसके द्वारा बेटा, यहाँ पर जिगजैग रेखा के द्वारा, एक टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार की रेखा के द्वारा यहाँ पर दर्शाते हैं, जहां इस रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक मोड़ जो है आपके पास, वो कार्बन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है, वो प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाता है बेटा, यहाँ पर कार्बन को। बाकी ये रेखा आपको दिख रही है, ये रेखा दर्शाती है यहाँ पर
कार्बन और कार्बन के बीच पाए जाने वाले आबंधों को। यहाँ हम हाइड्रोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, वो अपने आप में नोन होता है कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एकल आबंध है तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे बेटा, 3 संयोजकता पूरी करनी है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हो। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर इसी का फॉर्मूला बनाए तो इसी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, केवल ये वाली रेखा। क्लियर है? ऐसे ही हम ब्यूटेन का बनाए, ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, इस प्रकार से 4 कार्बन आगे से आगे जुड़े हुए हो, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्लियर है यहाँ पर? तो ब्यूटेन को हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही मैंने बोला 2 ब्यूटेन, तो 2 पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो मैंने क्या लगा दिया बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। आई चीज समझ में यहाँ पर? ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन, तो उस स्थिति में 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहाँ पर कि ये पहला और ये दूसरा क्लोरो, क्लोरो में यहाँ पर अपन Cl को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये आपके बाकी नाम में आ जाएंगे। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि केवल और केवल यहाँ पर किसको प्रदर्शित किया जाता है बेटा, आबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर अपने पास एक संरचनात्मक सूत्र और जनरेट होता है, और वो संरचनात्मक सूत्र जनरेट होता है बेटा 3D में। किसमें बेटा? यहाँ पर 3D में, त्रिविम में यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये तो केवल ब्लैक बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने वाली 2D वाली बात हो गई। यहाँ पर इनको दर्शाने वाली आपकी बुक में, आपके ब्लैक बोर्ड पे, आपकी नोटबुक में केवल 2 ही दिशा में शो करने वाली हो गई, लेकिन 3D में यदि आपको शो करना है तो 3D में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे आपकी नोटबुक पर। देखिए बेटा 3D में देखिए आपके पास यहाँ पर निरूपण लिया जाता है बेटा, वेज डैश निरूपण। कौन सा बेटा? यहाँ पर वेज डैश निरूपण। कौन सा बेटा? यहाँ पर वेज डैश निरूपण यहाँ पर काम में लिया जाता है। वेज डैश में देखिए यहाँ पर हम कार्बन की 4 संयोजकताओं को, कार्बन की कितनी संयोजकता बेटा? 4 संयोजकता है। उन 4 संयोजकता में से 2 संयोजकता को तो अपन दर्शाते हैं 2 कंटिन्यूअस रेखा के द्वारा, सतत रेखा के द्वारा। ये लीजिए आपने दर्शा दी यहाँ पर, पहली और ये दूसरी। 2 को तो हम कैसे दर्शा रहे हैं बेटा? कंटिन्यूअस रेखा के द्वारा, जबकि यहाँ पर 2 को अपन दर्शाते हैं वेज और डेश के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? यहाँ पर वेज और डेश के द्वारा। वेज और डेश का मतलब होता है यहाँ पर एक डार्क रेखा के द्वारा और एक छोटी छोटी रेखा के। जैसे यहाँ A तत्व जुड़ा हुआ है, यहाँ B जुड़ा हुआ है, यहाँ आपका C जुड़ा हुआ है और यहाँ आपका D जुड़ा हुआ है। आई चीज समझ में? जिसमें देखिए यहाँ पर ये जो 2 रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, ये 2 रेखाएं, ये बीच में कार्बन था, ये 2 रेखाएं आपके पास कुछ इस प्रकार आपकी ओर नजर आते हुए होती है। ठीक है, उभार के रूप में होती है। बाकी यहाँ पर 2 रेखाएं जो आपको दिख रही हैं, वो यहाँ पर आपसे एक तो दूर जाती हुई नजर आ रही है, ये वाली पीछे की ओर, और एक फ्रंट की ओर आती है। यहाँ पर वो कहाँ आती है बेटा? इस रूट की ओर। चीज समझ में? इसको तो हम बोलते हैं वेज निरूपण और इसको हम बोलते हैं डेश निरूपण। क्लियर है? इसको हम लेते हैं वेज, जो आपके लिखने के बाद से या पढ़ने वाले की ओर होती है, और डेश निरूपण जो पढ़ने वाले से कहाँ हटती होती है? दूर होती है। और ये 2 आपकी कहाँ होती है बेटा? इस समतल में, इस प्लेन में पाई जाती है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये कौन सा निरूपण था बेटा? इनका वेज डेश निरूपण। इसके अलावा देखिए कि यदि त्रिविम में हमें एक मॉडल के रूप में किसी मॉलिक्यूल को शो करना है,
किसी मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करना है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर काम में लेते हैं बेटा बॉल स्टिक मॉडल। क्या लेते हैं बेटा? बॉल स्टिक मॉडल। क्या लेते हैं? बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक में बॉल तो दर्शाती है बेटा परमाणुओं को। किसको दर्शाती है बेटा? परमाणुओं को। जबकि स्टिक दर्शाती है उनके मध्य पाए जाने वाले आबंध। किसको दर्शाती है बेटा? उनके मध्य पाए जाने वाले आबंध को। जैसे मैंने कहा एथेन, आपके पास क्या है? एथेन। एथेन का सूत्र होता है बेटा CH3CH3। इसी को बॉल स्टिक रूप में शो करना है तो सबसे पहले हम दोनों कार्बन को दो बॉल के द्वारा दर्शाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये दो कार्बन हो गए आपके पास। ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? एकल आबंध से। और उस एकल आबंध को दर्शाने के लिए आपने इसके बीच में क्या जोड़ दी बेटा? एक स्टिक जोड़ दी। ये आपने एक स्टिक इन दोनों के बीच में जोड़। क्लियर है? ऐसे ही प्रत्येक कार्बन से तीन क्या जुड़े हुए हैं बेटा? हाइड्रोजन। तीन क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। एक, दो और तीन। ऐसे ही इससे एक, दो और तीन। और इनके आबंध को भी अपन किससे दर्शा देते हैं बेटा? स्टिक से, एक लकड़ी के द्वारा। ऐसे ही इसको हम शो करते हैं बेटा यहाँ पे। ऐसे ही इसको शो करते हैं इस प्रकार, और ऐसे ही इसको शो। क्लियर है यहाँ पर? तो हम यहाँ पर इन मॉडल में यहाँ पर हम बॉल और स्टिक के द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? इनको रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें बेटा? 3D में। ये तो था आपका 2D एक्सप्लेनेशन। 3D का किसमें बेटा? 2D में। और ये आपका कौन सा एक्सप्लेनेशन है बेटा? आपका 3D एक्सप्लेनेशन, जिसमें परमाणुओं को तो बॉल के रूप में और आबंध को इस प्रकार की एक स्टिक के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये तो था आपके पास यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों को ब्लैक बोर्ड पे प्रदर्शित करने का तरीका, कि किस तरीके से हम यहाँ पर इनको लिख रहे हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आपके पास कार्बन जो आपके पास लंबी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उन कार्बन को क्या नाम यहाँ पर दिया जाता है? क्या कहा बेटा यहाँ पर कि आपकी लंबी कार्बन श्रृंखलाएं बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक हैं। उन बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों में कार्बन को क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? तो देखिए बेटा यहाँ पर इन कार्बन को उससे जुड़े अन्य कार्बन, कार्बन को उससे जुड़े अन्य कार्बन के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर क्या बोला जाता है बेटा? 1 डिग्री कार्बन, या बोला जाता है 2 डिग्री कार्बन, या बोला जाता है 3 डिग्री कार्बन, या बोला जाता है 4 डिग्री कार्बन। कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका निर्धारित करते हैं बेटा? कार्बन परमाणुओं का। किसका बेटा? यहाँ पर कार्बन परमाणुओं का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लगभग आपके सारे आएंगे बेटा। देख, ये आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है।
इसमें मैंने कार्बन परमाणु क्रमांक दे दिया है, कार्बन को क्रमांक दिया है, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये, ठीक है। हम पहले कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन को देखिए, ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे 1 से जुड़ा हुआ है, यानी इसका डिग्री कितना होगा बेटा, यहाँ पर 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा होगा आपका, 1 डिग्री। 2 नंबर की अपन बात करें, तो ये कार्बन देखिए, इसको पकड़ लीजिए और इसके चारों तरफ देखिए कितने से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ है, यानी कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो कार्बन नंबर 2 कितने डिग्री है बेटा, 3 डिग्री। ऐसे ही कार्बन नंबर 3 को देखिए, ये कितने से जुड़ा हुआ है बेटा, केवल 1 से, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, 1। ऐसे ही 4 नंबर को देखिए बेटा, ये कितने से जुड़ा हुआ है, इनने 2 से, एक इधर और एक इधर, यानी इसकी डिग्री कौन सी हो गई बेटा, 2 डिग्री। इसकी बात करें तो ये भी कितने से जुड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पर 2 से, तो ये भी कौन सा हो गया, 2 डिग्री। 6 नंबर की बात करें तो इसको ध्यान से देखिए, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने से बेटा, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 डिग्री। ऐसे ही 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी कितनी डिग्री हो गई बेटा, 1 डिग्री। आई चीज समझ में यहाँ पर, यानी इसमें टोटल आपको 1 डिग्री कार्बन पूछे, टोटल आपको क्या पूछे बेटा, 1 डिग्री कार्बन। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे ही आपको 2 डिग्री कार्बन पूछे यहाँ पे, तो 2 डिग्री कितने हैं बेटा, 1 और 2। ऐसे ही 3 डिग्री आपको पूछे तो 3 डिग्री कितना है बेटा, यहाँ पर केवल 1। और ऐसे ही 4 डिग्री कार्बन भी आपके पास कितना है बेटा, यहाँ पर 1। आई चीज समझ में यहाँ पर। अब जिस डिग्री के कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन को भी वही डिग्री दी जाती है। जैसे ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री से, तो अपन इसे बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। चीज समझ में यहाँ पर, जिस डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको उसी डिग्री का नाम यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा देखें यहाँ पर कि एक कार्बन के सापेक्ष अन्य कार्बन की स्थिति क्या है, अन्य कार्बन कितनी दूरी पर रिप्रेजेंट है, कितनी दूरी पर उपस्थित है, उसके आधार पर हम इन कार्बन परमाणुओं को अल्फा, बीटा, गामा में नाम देते हैं, जो मुख्यतः यहाँ पर दिया जाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप में, क्रियात्मक समूह में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर आपके पास है CH3, CH2, CH2, फिर आपके पास है बेटा यहाँ पर Cl। क्लियर है, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को अपन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर अल्फा कार्बन। उसी के पड़ोस वाले कार्बन जो अल्फा से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपन बोलेंगे बीटा कार्बन। और बीटा से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, उनको अपन क्या नाम देंगे बेटा, गामा कार्बन। जो ये बता रहे हैं कि इस Cl से अल्फा कहाँ जुड़ा हुआ है, बीटा कहाँ जुड़ा हुआ है और गामा कहाँ जुड़ा हुआ है। और उसी प्रकार जैसे आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला, वैसे ही इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं, और गामा वाले से जुड़े हुए को गामा हाइड्रोजन यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये था आपके पास कार्बनिक यौगिकों का कुछ जनरल परिचय, कुछ सामान्य परिचय। कल हम पढ़ेंगे इन्हीं हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ में हम लेंगे यहाँ पर इनमें सिग्मा आबंधों की संख्या, पाई आबंधों की संख्या, और उस सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणु पर संकरण। क्लियर है बेटा, आज के लिए इतना ही।